हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर की रियल स्टोरी है। उनका नाम साक्षी है। उनकी एज अभी 42 ईयर्स की है, पर जब वो 27 साल की थी ये तब की कहानी है। और इतनी जबरदस्त इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना ब्लैक मैजिक की, आई स्वेयर आपको इतना मजा आने वाला है। तो प्लीज इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमें भेजी है साक्षी ने। और ये कहानी ये इंसिडेंट जब हुआ उनके साथ तो तब 2011 का टाइम था और इनकी एज 27 साल की थी। साक्षी अहमदाबाद में रहती है और साक्षी की एक छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली है। उनके फादर हैं, उनकी मदर है और उनका एक छोटा भाई भी था। साक्षी की फैमिली के बारे में आपको बताता हूँ। साक्षी के डैड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं एंड अभी वो बस रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। बहुत सीधे से आदमी, बिल्कुल कम बोलने वाले, एकदम एकदम होते ना शांत स्वभाव के लोग, बिल्कुल वैसे। साक्षी की जो मॉम है वो हाउस वाइफ है, पर वो बड़ी स्ट्रांग है, वो बड़ी तेज है, बड़ी स्ट्रांग है और ऐसे मतलब शी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। साक्षी का एक छोटा भाई भी था, पर 15 इयर्स ऑफ एज में उसकी डेथ हो जाती है। वो साइकिल चला रहा होता है और एक गाड़ी उससे एक्सीडेंट हो जाता है, ऑन द स्पॉट उसकी हो जाती है। अब साक्षी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। साक्षी काफी करियर ओरिएंटेड, बहुत ही एम्बिशियस लड़की है। वो जॉब कर रही है एचआर मैनेजमेंट में। उसने पहले अपना स्कूलिंग करी, फिर बीबीए किया, फिर एमबीए किया। उसके बाद उसने मल्टीपल जॉब्स चेंज करी एंड अभी वो जिस पोर्टफोलियो में है तो साल के 7-8 लाख रुपए वो उस जॉब से कमाती है। अब साक्षी के फादर क्योंकि आर्मी में थे तो इन लोगों ने अलग अलग जगहों पे रहे हुए हैं, ट्रांसफर हो जाता है ना आर्मी में। बट इवेंचुअली बहुत सारी जगह रहने के बाद साक्षी के फादर को अहमदाबाद वो जगह लगी जहाँ पे उन्होंने अपना फिर फाइनली घर बनाया। तो ये पूरी फैमिली अहमदाबाद में रहते हैं। अब साक्षी बचपन से बड़ी होनहार स्टूडेंट रही है, पढ़ाई में अच्छी, फिर जॉब भी कर रही है एंड बहुत ही करियर ओरिएंटेड। उसको अपना करियर, अपनी जॉब पोर्टफोलियो का ना बड़ा ख्याल है। पर वो 27 साल की भी हो चुकी है। तो होता है ना इंडियन फैमिलीज में कि घर वाले ना परेशान होने लगते हैं शादी को लेके, कि लड़की की उम्र बढ़ते जा रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है एंड आपको पता ही है ये सब चीजें। सेम साक्षी के साथ भी हुआ। अब साक्षी तो अपने जॉब वगैरह में फोकस थी, पर पीछे से घर वालों ने इधर उधर जवाब भिजवा दिया कि भाई अब लड़की की एज बढ़ रही है, हमारी लड़की अब शादी के टाइम हो चुका है, वी आर लुकिंग फॉर अ बॉय फॉर हर, इस तरह से। तो ऐसे ही बहुत सारे पोर्टफोलियोज और रिश्ते साक्षी के लिए आने लगे। अब साक्षी ना दिखने में भी बड़ी गुड लुकिंग थी, तो रिश्ते खूब बढ़ चढ़ के उसके आने लगे। पर मोस्टली वो सारे रिश्तों को रिजेक्ट कर देती थी। वो देखती भी नहीं थी क्योंकि उसका बिल्कुल दिमाग में एजेंडा नहीं था शादी करने का, एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स। वो अपने करियर के लिए काफी फोकस थी। तो साक्षी की एक दूर वाली बुआ जो थी वो इसके लिए एक रिश्ता लेके आती, और वो रिश्ता होता है एक आदमी का जिसका नाम होता है साहिल पंत। अब साहिल की एज 32 साल होती है, पर खैर इन डिटेल्स में तो साक्षी जाती ही नहीं है। साक्षी उसको देखती है, शक्ल उसको पसंद नहीं आती है और साक्षी उसे रिजेक्ट कर देती है। अब जब साक्षी ने रिजेक्ट कर दिया तो बात खत्म हो जानी चाहिए, पर यहाँ पे नहीं होता ऐसा। होता क्या है कि साक्षी की जो बुआ होती है वो उसकी फैमिली को ना बार बार पोक करने लगती है कि एक बार मिल लो, लड़के को देख लो, शक्ल में क्या रखा है जी, बाद में तो सब बुढ़े होके सेम ही हो जाने हैं, बड़ा अच्छा परिवार है जी, ख्याल रखेंगे इसका। वो ना बहुत ज्यादा उनके लिए फोर्स करने लगती है। और जब वो बहुत ज्यादा फोर्स कर देती है तो फिर लोग सोचते हैं कि चलो यार बार बार बोल रही है, मिलते हैं, निपटा देते हैं, मिलके मना कर देंगे बहुत से बहुत, और क्या है। तो प्लान होता है कि साहिल की फैमिली से इनकी परिवार अब मिलेगा फाइनली इन्हीं के घर पे, यानी कि साक्षी के घर पे। अब साहिल की फैमिली भी जब मिलने आती है तो साहिल के साथ आते हैं उसके मॉम, उसके डैड और उसकी एक छोटी बहन। सबसे पहले साहिल के बारे में आपको बताता हूँ। साहिल की हाइट होगी 5 फीट 9 इंचेस के आसपास, हल्का हल्का सावला रंग, थोड़े थोड़े से उसके बाल भी कम थे। मतलब वो ना 32 साल का जरूर था, पर वो लगता था 35-36 साल का। वो और ज्यादा बड़ा लगता था अपनी एज के हिसाब से। साहिल का एक छोटा सा बिजनेस था, छोटी सी शॉप थी एंड अकॉर्डिंग टू साहिल एंड साहिल की फैमिली वो शॉप से वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। साहिल के जो फादर थे, साहिल के फादर भी सीधे साधे से आदमी थे और वो साहिल की ही दुकान में साहिल की हेल्प करते थे, उसी में उसका हाथ बटाते थे। साहिल की बहन थी छोटी मुक्ति, जिसकी एज भी 27 साल थी, जो कि अभी कोई जॉब नहीं कर रही थी। वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रही थी। उसका प्लान था कि वो टीचिंग लाइन में आगे जाएगी। एंड अब आते हैं हम साहिल की माँ के बारे में। साहिल की जो मॉम है वो बहुत ही लाउड कैरेक्टर, वैसे तो हाउस वाइफ थी पर बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी लाउड, बहुत सारा टॉकेटिव और वो लार्जर देन लाइफ एटीट्यूड होता है ना, बिल्कुल कुछ ज्यादा ही ओवर फ्रेंडली, उस तरह का नेचर था। तो जैसे ये लोग मिलते हैं तो साहिल की फैमिली खूब सारे गिफ्ट्स वगैरह लाई होती है इनके लिए। तो इन लोगों को बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है एकदम देखते ही, क्योंकि इनके दिमाग में तो यही होता है कि हम तो मना ही करने वाले हैं, भाई लड़के वाले आएंगे हम मना कर दे, पर वो इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह ले आते हैं कि इनको भी बड़ा ऑकवर्ड होता है। खैर उसके बाद धीरे धीरे इनकी बातचीत होती है और वो लोग ना बात बात में, अरे तुम्हारी बेटी है, अब तो इसने हमारे घर आना है जी, बार बार इस तरह की बातें वो लोग बोलते
हैं। कई बार साक्षी की मॉम करेक्ट भी करती है कि बहन जी अभी देख बच्चों को आपस में डिसाइड करने दीजिए, है ना, उसके बाद ही हम कोई बातें बोले तो बेटर है। पर वो बार बार यही कि अरे नहीं नीजिए, हम तो अपनी बेटी मान चुके हैं जी। साहिल की जो मॉम होती है वो इतनी ओवर फ्रेंडली होती है कि वो इनके किचन में चले जाती है, इनको अपने किचन से बाहर कर देती है कि मैं पकाऊंगी, आप लोग बैठो। वो साक्षी को बोलती है अरे बेटा आप जाओ साहिल के साथ बैठो, और बहन जी आप क्यों बना रही हैं, अरे नहीं 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 मेरे होते आप थोड़ा बनाएंगी। वो किचन में घुस जाती है इनके चाय वगैरह बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें ना इनको बड़ी ऑकवर्ड लग रही होती है। अच्छा, इसके बाद फिर खाना वाना होता है, सब खाते पीते हैं। फाइनली जाने से पहले साहिल की फैमिली बोलती है कि भैया अब आप फाइनली हमें डन करके बताओ जी, हम तभी इस घर से निकलेंगे जब आप डन कर दोगे। ये कहते हैं यार ये क्या जबरदस्ती है, अभी तो हम मिले हैं आप लोगों से, हमारी बिटिया ने डिसाइड करना है। वो कहते हैं नहीं जी, समाज में ना 100 तरह की बातें होती हैं, आप अभी बताओ हाँ या ना। अब बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। फिर भी जो है कि साक्षी की मदर थोड़ी स्ट्रांग लेडी होती है ना, तो वो बोलती है कि नहीं बहन जी देखो, अब अभी तक हमने कुछ नहीं कहा, आप बार बार हमसे ये बोले जा रहे हो हमारी बिटिया हमारी, ये जब तक हमारी लड़की फाइनल नहीं करेगी तो हम हाँ नहीं करेंगे, तो आप टाइम दो, बच्चों को आपस में बात करने दो, उसके बाद फिर कर लेंगे। तो खैर इस बात पे फिर वो लोग मान जाते हैं और चले जाते हैं। जब वो लोग जाते हैं तो साक्षी की फैमिली ऑब्वियसली बहुत ऑकवर्ड उनको हो रहा होता है कि कैसे से लोग आए यार हमारे घर में, पता नहीं घर के अंदर घुस गए, किचन के अंदर चले गए, गिफ्ट्स ले आए, बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं, ओवर फ्रेंडली बात ही बात करे जा रहे हैं। तो बड़ा ऑकवर्ड सा इनको लग रहा था। और सबसे ऑकवर्ड ये लग रहा था कि जो साहिल की फैमिली थी ना, उसमें भी बड़ा अजीब सा था, बैलेंस नहीं था कुछ भी। साक्षी की मॉम ज्यादा ही बात कर रही है, साक्षी की बहन ने लिटरली 2 शब्द बोले होंगे 3-4 घंटे में, उसने कुछ बोला ही नहीं। और साहिल के जो फादर थे वो भी एकदम चुप चुप थे, अगर उनसे कोई सवाल पूछा जा रहा था उसका वो 2 वर्ड में आंसर कर दे रहे थे, नहीं तो वो चुप ही थे। तो ये देख के उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि माँ इतना ज्यादा बोल रही है, बाप बोल ही नहीं रहा, बहन एकदम चुप बैठी हुई है, उसके बाद ओवर फ्रेंडली नेचर। तो उनका मोरलेस ये था कि मना ही करना है। तो उन्होंने फिर ये बोला कि ऐसा है साक्षी बेटा, तू थोड़े दिन इससे 2-4 दिन बात करके फिर तू मना कर देना यार, अब एकदम से राइट अवे मना मत करना, तू ये जो है आराम से मना कर देना, बस खत्म कर देंगे इसे। अब इसके बाद साहिल साक्षी को हल्के फुल्के मैसेजेस करने लगता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। साक्षी भी शिवलरी में गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग जवाब दे देती है, हाउ आर यू का आई एम गुड, हाउ आर यू, इस टाइप की जो बातें होती हैं, इस तरह की बातें चल रही होती हैं। 3-4 दिन ये बातें चली रही होती हैं कि साक्षी की मॉम को साहिल की माँ कॉल करने लगती है। कॉल करके बस वो इधर उधर की बातें, अरे बहन जी आपको पता है हमारी बिरादरी में तो ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, वही जो फालतू बातें होती हैं, इस तरह की बातें। तो थोड़ा थोड़ा 2-4-5 दिन बीतते जाते हैं ऐसे ही। और जो है साहिल के तो मैसेजेस वगैरह आ ही रहे होते हैं, उसकी माँ का साक्षी की माँ को डेली कॉल आने लगता है, और डेली कॉल करके 15 से 20 मिनट फालतू की बातें। और ये भी इनको भी अजीब होने लगता है कि यार ये क्या है यार, चेप हुए जा रहे हैं। तो साक्षी एक दिन इवेंचुअली थक हार के साहिल को लंबा चौड़ा मैसेज लिख देती है कि देखो यार तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, सब कुछ बढ़िया है, बट मैं बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ और मैं जो है 2 से 3 साल तक शादी करने का बिल्कुल ड्रॉप है आइडिया, तो आप जो है कहीं और इधर उधर आप अपने लिए देख लीजिए, और जो है आप आज के बाद जो है अब हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब बात करना हमारा ठीक नहीं है और हमारे एंड से बिल्कुल नो है। और जैसे वो मना करती है तो उसके बाद से उसकी माँ के कॉल आने बंद हो जाते हैं, साहिल के मैसेजेस आने बंद होते हैं, और ये लोग भी कहते हैं चलो यार बला टली, बाय गॉड गले पड़ गए थे ये लोग। अब वो बुआ जी को भी फाइनली बोल देते हैं कि भैया अब ऐसा है, हमने ऑफिशियली मना कर दिया, अब बिल्कुल आप हमें फोर्स नहीं करोगे इनसे बात करने के लिए, हमें लोग समझ में नहीं आए, हमने इन्हें मना कर दिया, दैट्स इट। अब साहिल की माँ का ना 4-5 दिन तक कोई कॉल नहीं आता, पर उसके बाद उसका कॉल आता है। अब जब कॉल आता है तो लोग उठाते नहीं है, और जब वो कॉल नहीं उठाते ना तो भाई वो लगातार 4-5-6-7 बार कॉल कर देती है। इन लोगों को बहुत चिढ़ मचती है। साक्षी की मॉम बोलती है कि यार मैं भी फोन करके हड़काती हूँ, क्या तरीका है क्या, ये लोग तो गले पड़ गए यार। तो वो जैसे ही फोन करती है ना साहिल की माँ को, तो इससे पहले साक्षी की मॉम कोई बात बोल सके वो एकदम से बोल पड़ती है, अरे बहन जी इससे पहले आप कुछ भी बोलो, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। 1 हफ्ते पहले जो है साक्षी ने ना साहिल को मना कर दिया, और जो मेरा बेटा तो बहुत प्यार करने लगा था बहन जी उससे, उसका तो दिल ही टूट गया, वो बेचारा तो घर से ना दुकान भी नहीं जा रहा है, वो घर पे बैठा है। पर हाँ मैं समझती हूँ अब जबरदस्ती थोड़ा ही चीज कर सकते हैं, उसने प्यार करा ना, उसकी गलती है, अब हम क्या करें, है ना। पर चलो बच्चों का जो भी होता है बहन जी, देखो ऐसा है मैं तो ना आपको अपनी बहन मान चुकी हूँ, और भाई साहब को तो बिल्कुल अपना भाई मान चुकी हूँ मैं, तो आप प्लीज ये रिश्ता मत तोड़ो। मैं चाहती हूँ कि हम जो रिश्ता है ना हमारा, बच्चों का कुछ भी हो, हम तो इस रिश्ते को बरकरार रखें जी। तो आप प्लीज देखिए मेरे से बात करना बंद मत करिएगा, मैं बहुत केयर भी करती हूँ और आपके और भाई साहब दोनों की बहुत केयर करती हूँ। अब चाहे जो भी जैसे भी हो, हम तो भैया इस रिश्ते में ऐसे ही रहेंगे जी। अब इन लोगों को भी लगता है कि शायद हो सकता है यार अब अटैच हो गए हों, है ना, होते हैं लोग, कई सारे इमोशनल लोग होते हैं, तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हर्ष क्या ही है, इक्का दुक्का बार बात कर लिया करेंगे। और अब इनको क्लैरिटी भी है कि शादी नहीं करनी, तो हम इन्हें भी ज्यादा इशू नहीं था कि चलो ठीक है समझ ही गए। अब जब ये बात इनकी हो जाती
है, उसके बाद भाई वो औरत इनको डेली कॉल करने लगती है, डेली, और डेली कॉल करके वही सब बातें, एक्स्ट्रा केयर दिखाना। अरे भाई साहब कोई दिक्कत हो गई है, ओह ये पिलाओ इन्हें, भाई साहब को कंजेशन हो रहा है, ये अदरक वाली चाय बनवा दो। कभी वहाँ से चाय भिजवा दे रही है घर से, कभी कुछ कभी कुछ, कभी डॉक्टर, कुछ बीपी हाई हो जाता था, जैसे साक्षी के फादर का बीपी हाई हो जाता था तो उसके लिए वहाँ से डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके आ जा रही है। तो मतलब ना ओवर केयर हर चीज़ में। और ये लोगों को समझ में नहीं आता था यार ये इतना क्यों कर रही है, मतलब क्या तो इसका नेचर ही ऐसा है या पता नहीं कुछ इसका एजेंडा है, आई डोंट नो। मतलब ये लोग मतलब थोड़े कंफ्यूज थे। और इस फोन के अलावा जैसे त्योहार आ गए तो त्योहारों में भर भर के गिफ्ट्स, फल की टोकरियां, मिठाइयां, कपड़े। अब साक्षी की फैमिली एक्चुअली कंफ्यूज थी कि यार इनको चाहिए तो चाहिए क्या, मतलब ये क्या एक्चुअल में इतने अच्छे लोग हैं या पता नहीं इनको हमसे कोई एजेंडा है, आई डोंट नो क्या चल रहा है इनका, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ ये था कि साहिल साक्षी को मैसेज वगैरह बिल्कुल नहीं करता था, जीरो, तो उस एंड से तो ये लोग सिक्योर थे कि चलो ठीक है यार। अब ये सब चलते चलते ना 2-3 महीने बीत गए होते हैं और दिवाली का टाइम आता है। अब दिवाली के टाइम पे साहिल की माँ इनको कॉल करती है और बोलती है बहन जी हम तो बड़ी मुसीबत में आ गए हैं, साहिल की दुकान में ना हमें बड़ा पैसों की जरूरत हो गई एकदम से, तो आप हमें 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए, हम जो है दिवाली बाद आपको लौटा देंगे। अब यार ये इनको बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, ऐसे रुपए कोई मांगे फिर, है ना, समझ में नहीं आता ना। एक तो वैसे आदमी समझ में नहीं आ रहा है कि 2-3 महीने से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है, पर समाओ ये चाहते हुए भी ना मना नहीं कर पाता और 1 लाख रुपए दे देते हैं। चलो बात खत्म हो जाती है। फिर दिवाली से 2 दिन पहले का टाइम होता है, सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं दिवाली को। सो 2 दिन पहले फिर से साहिल की माँ का कॉल आता है, बोलती है बहन जी हमें ना 1 लाख की जरूरत और हो रही थी, बहुत जरूरी है, दिवाली ना ओवर होते ही हम आपको लौटा देंगे, एक्चुअली इसके बिजनेस में ना इसमें रुपए लग रहे थे तो उसके लिए चाहिए था, हमें सामान वगैरह मंगाना है। खैर फिर ये पैसे दे देते हैं एंड उसके बाद दिवाली आ जाती है, दिवाली वगैरह ये लोग मनाते हैं। अब कहीं ना कहीं इनको अंदर से अजीब तो लग रहा होता है कि 2 लाख रुपए इनको दे दिए यार, कहीं कोई स्कैम तो नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है। खैर अब दिवाली बीत जाती है, दिवाली बीतने के बाद ना कहीं ना कहीं इनको अंदर अंदर अजीब लग रहा होता है। साक्षी की माँ बोल रही होती है इसके फादर को बार बार कि आपने पैसे नहीं देने चाहिए, आपने पैसे क्यों दिए, अब वो देखो लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे पता नहीं, मेरे को तो पहले से ही लोग समझ में नहीं आ रहे हैं, मेरे को तो पहले से स्कैमर टाइप के लग रहे हैं। अब उसके फादर कहते हैं यार बार बार कॉल कर रहे थे यार कि आपने देखा आपके पास है कि नहीं, मदद कर दो, बड़ी जरूरत है, तो अब मना नहीं कर पाया, मैं दे दिए मैंने, मैं क्या कर सकता हूँ। पर टू देयर सरप्राइज 1 हफ्ते बाद ये सारे लोग इनके घर आते हैं और जब इनके घर आते हैं ना उनके हाथ में होता है एक लिफाफा, वो लिफाफा वो सीधे साक्षी की मदर को देते हैं। कहते हैं बहन जी आपने हमारी सही टाइम पे हेल्प करी और आप तो हमारे ना रिश्तेदारों से भी बढ़ के मार ले हो, आप तो भगवान जैसे हो, मार ले बहन जी, आप तो आपने ऐसे टाइम पे मदद कर दी ना, मैं आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो ये आपने जो पैसे दिए थे ये आप एक बार काउंट कर लीजिए। अब जब ये लोग काउंट करते हैं तो उस लिफाफे में 2 लाख रुपए तो होते ही होते हैं, साथ में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये लोग बोलते हैं भाई किस बात के पैसे, तो कहते हैं नहीं नहीं हमने आपसे पैसे लिए थे जी, प्रोफेशनली हमने आपसे जब पैसे लिए आपने हमारी मदद करी तो हमें जो ब्याज था हमने वो ब्याज जोड़ के आपको लौटा दिए। और साथ में जब ये आए होते हैं ना तो उससे पैसे नहीं लाए होते, खूब सारे टोकरी में फल, मिठाइयाँ, इस तरह की चीजें भी लाए होते हैं एंड उसके बाद ये फिर खा पी के चले जाते हैं। अब जब ये लोग जाते हैं तो साक्षी की फैमिली कहती है यार हम तो बड़े हैरान हो गए, इतने टाइम से उन्होंने रुपए लौटा दिए, शायद इनका ना नेचर थोड़ा अजीब ही है पर ये लोग शायद अच्छे ही हैं। तो फिर खैर इस बात पे ये कंक्लूड होता है एंड देन बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। पर हाँ ये जरूर होता है कि साहिल की फैमिली ने थोड़ा हद तक भरोसा जरूर जीत लिया होता है साक्षी की फैमिली का। अब देखो ये बात थी नवंबर की दिवाली की एंड इसके बाद जनवरी में साक्षी की मदर की तबीयत बहुत खराब होती है, उनको ना सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो डॉक्टर को दिखाती हैं, टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कोलेस्ट्रॉल 350-400 हो गया होता है। डॉक्टर बोलता है भाई ये तो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इसमें तो आपकी डेथ भी हो सकती है, स्ट्रोक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो डॉक्टर इमीडिएटली दवाइयां शुरू करता है, उनकी डाइट वगैरह सेट कर देता है। अब जब डाइट सेट करता है तो डाइट पे आने के बावजूद भी वो कोलेस्ट्रॉल घटने नहीं लगता और अगले ही महीने आंटी को डायबिटीज भी डिटेक्ट हो जाती है। अब डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद भी दवाइयां वगैरह डायबिटीज की चालू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की ऑलरेडी दवाई चल रही होती है, पर समहाउ उनकी जो तबीयत है ना वो बेटर नहीं हो रही होती है, वो डिटेरिएट ही हो रही होती है। धीरे 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 शरीर के ना सारे ऑर्गन्स अलग अलग इश्यूज देने लगते हैं, प्रॉब्लम्स देने लगते हैं और डायबिटीज स्पेशली वो कमी नहीं हो रही होती है। डायबिटीज में पहले उनको गोलियों पे रखते हैं, उसके बाद गोलियों के साथ एक्सरसाइज खाना पीना ट्राई करते हैं, नहीं होता है, उसके बाद उनको फाइनली इंसुलिन पे रखा जाता है। पर इंसुलिन के बाद भी समहाउ साक्षी की मदर की तबीयत स्टेबल होती ही नहीं है, डिक्लाइन होते जाती है। इस बीच जब उनकी तबीयत डिक्लाइन हो रही होती है तो साहिल की माँ इनका बहुत ख्याल रख रही होती है, इनके लिए फ्रूट्स लाना, बेरीज लाना, अच्छी अच्छी चीजें खाने की लाना, हर्ब्स लाना, औषधियां लाना, जो भी चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें वो इनके लिए अरेंज करती थी। इनके लिए स्पेशली घर से कई बार खाना भी बनवा के भिजवाती थी। 1-2 दिन ऐसे भी आए थे जब वो बीच में उनको हॉस्पिटल रखना पड़ा था, तो इनके घर पे खाना वगैरह सब साहिल के घर से आता है। अब इसके बाद मार्च का टाइम आता है, साक्षी की मॉम की तबीयत बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रही होती है, खराब होते जा रही होती है, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि फाइनली भैया ऐसा है अभी आपको कुछ दिन हॉस्पिटल में आप एडमिट रहो, आपको हम अलग तरीके से मेडिकेशन वगैरह करेंगे क्योंकि ये जो है तबीयत
तबीयत अब हम घर पे रह के कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट होना पड़ता है। अब जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं तो ऑब्वियसली उसके फादर तो थे देखो, पर ऑब्वियसली फादर की केयर और एक लेडी की केयर और एक आदमी की केयर में फर्क होता है। तो साक्षी को रात में हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था। अब साक्षी को रात को हॉस्पिटल में रुकना है, दिन में काम भी करना है। एंड अब क्या था कि अंकल की पेंशन तो आती थी, पर फैमिली एक तरीके से साक्षी की सैलरी पे भी डिपेंडेंट थी। तो एक तरह से फाइनेंशियल क्रंच हो जाता अगर वो अपनी जॉब छोड़ देती। एंड देन उसके बाद वो अपने करियर को लेकर बहुत फोकस थी, बहुत ज्यादा करियर स्पेसिफिक था उसका माइंडसेट। तो उसको था कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी, दोबारा मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं मम्मी को देखूं जॉब देखूं, मैं एक तरह से ना बिल्कुल दिमाग घूम जाता उसका। और उसी टाइम पे एंट्री होती है साहिल की माँ की। वो बोलती है अरे ये तो मेरी बहन है, मैं तो उनको अपनी सगी बहन से ज्यादा मानती हूँ, मेरी बहन जी मैं रुक जाऊंगी रात को हॉस्पिटल में, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप लोग घर पे रहिए। और वो ऑल्दो ये लोग मना करते कि नहीं नहीं आंटी नहीं, आपसे थोड़ा ना, कहते नहीं बेटा नहीं, और जिद करके वो खुद रुकने लगती है हॉस्पिटल में और इनको घर भेज देती है। अब एक तरीके से इन सबके लिए बड़ा कन्वीनियंट भी होता है क्योंकि वो रात को हॉस्पिटल में रुक के बड़ी केयर भी कर रही होती है और साक्षी उसके बाद अपने जॉब पे भी फोकस कर पा रही होती है। इसके बाद 14-15 दिन साहिल की माँ ही आके नाइट ड्यूटी वहाँ पे देती है। ये लोग कई बार जाते भी थे तो उनको घर वापस भेज दिया करती थी कि अरे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, आप अस्पताल में क्या करोगे, आप घर जाओ, इस तरह की बातें करके इनको रफा दफा कर देती थी। पर साथ साथ में साक्षी की मम्मी की तबीयत डिक्लाइन होते 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 15वें दिन उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है तो ये लोग एकदम टूट जाते हैं क्योंकि इनकी जो माँ थी ना वो सिर्फ इनकी माँ नहीं, इनके बाप का भी रोल निभाती थी। एंड उनका एकदम से साया इनके सर से हट जाना, एकदम इनको अनाथ सी फीलिंग आने लगी। अंकल बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, साक्षी बिल्कुल टूट जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि अब आगे लाइफ में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। पर खैर इट इज लाइफ, इट मूव्स ऑन, क्रियाक्रम वगैरह होता है, ये लोग घर में वापस आते हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके रिज्यूम करना शुरू करते हैं। अब मदर की डेथ से ना साक्षी और उसके फादर दोनों बेचारे बहुत उनको सेटबैक लगा होता है, बड़े उदास होते हैं और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे होते हैं। अब तो करीबन 2 महीने हो चुके होते हैं कि एक दिन साहिल की फैमिली इनके घर पहुंचती है। जब ये घर पहुंचते हैं तो अपने साथ गिफ्ट्स और फल फ्रूट वगैरह लेके आए होते हैं। तो शिवलरी में साक्षी भी पूछती है कि आंटी आप लोग कुछ खाएंगे पियेंगे क्या। तो वो बोलती है बेटा खाने पीने की बात बाद में करेंगे, पर पहले काम की बात कर लेते हैं। जो वादा करा था ना आपकी मदर ने मुझसे, बहन जी ने जो वादा करा था मरने से पहले, तो वो वादा अब निभाने का टाइम आ गया बेटा, अब उस वादा को पूरा करते हैं। और ये लोग कहते हैं कौन सा वादा भाई, क्या वादा किया था आपको मम्मी ने। कहते वो कहा था ना बहन जी ने कि उनकी आखिरी इच्छा थी ना बेटा कि अब तेरी शादी साहिल से हो जाए, तो उस इच्छा को, उनकी आखिरी इच्छा को पूरा कर देते हैं। एंड दे वर लाइक शॉक्ड। साक्षी बोलती कौन सा वादा भाई, कहाँ का वादा, मम्मी ने ऐसा वादा कब कर दिया। कहती नहीं जब वो लास्ट टाइम पे थी तो मैं ही तो थी ना उनके साथ रात को, तो एक रात बस मरने से पहले उन्होंने बोला था कि मेरा आखिरी रात है आज और एक वादा करो आप कि बहन जी जो है मेरी बेटी को आप अपने घर अपनी बहू बना के लाओगे और बस बेटा मैं तो बस चाहती हूँ कि आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। साक्षी बिल्कुल मना कर देती है, बोलती मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं है, ये सब हो ही नहीं सकता, ना मम्मी ने ऐसा कुछ बोला होगा ना मैं कह सकती हूँ। पापा आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे। पर उसके फादर कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं, वो बस उसी की माँ की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, जैसे उन्हें मूद लिया हो, जैसे कुछ ऐसा कर दिया हो, अपने वश में कर लिया हो। साक्षी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उनको साफ मना कर देती है। तो जाते जाते वो बोलते हैं कि बेटा देखो कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, अब उनकी आत्मा है देखो तड़पेगी, चलो कोई नहीं, अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो ठीक सही, छोड़ो कोई बात नहीं। और फिर वो लोग उठ के चले जाते हैं। उसके बाद ना उनको कोई कॉल आता है ना कोई मैसेज आता है। अब होते होते 2-2.5 महीने हो चुके होते हैं कि एक दिन साक्षी के फादर आते हैं और साक्षी से बोलते हैं कि बेटा देख अब तेरी एज भी बढ़ रही है, तो 28 साल की हो चुकी है और अब तेरी शादी का टाइम आ गया है, और देख तेरी शादी हो जाएगी ना मैं भी बड़ा रिलीव्ड हो जाऊंगा, तेरी माँ की डेथ के बाद से मैं भी बड़ा परेशान रहता हूँ, तो अगर तेरे को शादी करनी है तो तू साहिल से कर लेना। देख परिवार हमारा नोन है, जाना पहचाना परिवार है, सब कुछ ठीक है, लोग भी अच्छे हैं, केयर भी करते हैं, तेरी माँ की देख आखिरी टाइम में उसने कितनी केयर करी थी, अगर वो झूठ भी बोल रही है तो भी क्या, वो देखो अपनी बहू तो बनाना चाहती है, कुछ गलत थोड़ा है। अब साक्षी उस समय पे मना तो करना चाहती है, बट देन अगेन वो भी सोचती है कि यार चलो करके खत्म ही करती हूँ, क्योंकि वो अपने फादर को इस हालत में नहीं देख पा रही होती है। एक तो उसके फादर उसकी मदर की डेथ के बाद टूट गए होते हैं, ऊपर से इसकी चिंता उनको दिन प्रतिदिन खा रही होती है। तो यही डिसाइड होता है कि अब ये लोग जो है फाइनली शादी करेंगे एंड ये वहां पे जवाब भिजवा देते हैं कि हम लोग शादी के लिए तैयार हैं। फिर शादी की तैयारी के बाद खूब सारे सेलिब्रेशंस होने लगते हैं, रस्म रिवाज होने लगते हैं और तैयारियां हो गई होती हैं, सब कुछ बुक हो जाता है, फंक्शन वेन्यू सब कुछ डिसाइड हो जाता है। उसके बाद शादी की धीरे धीरे दिन नजदीक आते हैं, एक एक करके फंक्शन शुरू होने लगते हैं। धीरे धीरे इतना अच्छा माहौल होता है कि साक्षी को भी ऐसे लगने लगता है कि शायद उसने ये डिसीजन जो है कि ठीक डिसीजन लिया है। पर शादी के ठीक सुबह साहिल की माँ का कॉल आता है इसके फादर को, बोलती है भाई साहब वो जो हमारी तय हुई थी ना, रकम तय हुई थी, वो भिजवा देते जरा। अंकल बोलते हैं क्या रकम थी बहन जी, कुछ में मिस हो रहा है। कहती नहीं वो उसकी बहन जी ने बताया था ना मरने से पहले कि आपने 10 लाख रुपए रखे हुए हैं दहेज देने के लिए। वो हमारा तो ना क्या है ना जी भाई साहब जी, हमारा तो रिवाज है, हम लोग तो नहीं भी लेना, पर हमारे यहाँ तो देखो समाज में ना फिर बड़ी थू हो जाती है, तो एक काम करिएगा 10 लाख भिजवा दीजिएगा, मैं भी किसी को
को भेज देती हूँ। अब साक्षी के फादर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहाँ से लाएंगे 10 लाख रुपए? और इतने कन्विक्शन से उन्होंने बोला होता है, मांगे होते हैं पैसे की, तो कुछ बहसबाजी करने मना करने की हालत में नहीं रहते हैं। वो साक्षी को ये बात बताता हूँ, साक्षी भड़क जाती है। पर देन उसके फादर कहते हैं कि बेटा कोई नहीं, ये पैसे मैं दे तो तेरे लिए रहा हूँ ना, तेरी अच्छी लाइफ के लिए दे रहा हूँ, तो तू क्यों परेशान हो रही है? तू घबरा मत, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अरेंज करता हूँ ना। अब अंकल ने कह तो दिया था, पर बेचारे करते क्या, उनकी एक एफडी थी 5 लाख रुपए की, वो उस एफडी को तोड़वाते हैं इमीडिएटली। फिर उसकी माँ को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि बहन जी ऐसा है कि 5 लाख तो मेरे पास अभी हैं, मेरे को असल में पता नहीं था इस सब के बारे में, तो 5 लाख तो मैं अभी भिजवा दे रहा हूँ, बाकी के जो 5 लाख है ना मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, बच्चों के तो पैसे हैं, देखियो अब मेरा भी कोई आगे पीछे नहीं है, जो कुछ ये बच्चों का ही तो है, तो अब आप इतना मैनेज कर लो। तो खैर फिर वहां से वो बोलती कि चलो भाई साहब हमारा तो रिवाज है, हमने तो सबको 10 लाख बोल दिया था, पर चलो कोई नहीं, हम 5 लाख बोल देंगे, आप बाकी करा देना। ये सब करते करते फिर शादी हो जाती है। शादी होके जब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं तो साक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि साक्षी इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। पर देन उसके पापा ने उसको कसम खिला के भेजा होता है कि देख तो कुछ भी होगा तो कुछ बोलना मत, वहां पे लड़ना मत, झगड़ना मत, तू बस शांत रहना। अब सुहागरात का टाइम आता है, साहिल और साक्षी का बेड पूरा सजा हुआ होता है, पर एक तो उस दिन साहिल भी थका हुआ होता है, साक्षी का मूड इतना खराब होता है कि इनके बीच में कोई भी चीज ऐसी नजदीकियां आती नहीं है। ये लोग बस जाते हैं और सो जाते हैं, और बस फिर वो रात तो इनकी यूं ही बीत जाती है। अब अगले दिन सुबह उठ के जब ये जाती है बाहर साक्षी, तो बाहर कुछ बातचीत चल रही होती है। वो बातचीत ये चल रही होती है कि इनका जो घर होता है, वैसे तो उसमें 3 बेडरूम होते हैं, एक रूम में मम्मी पापा रह रहे होते हैं, सास ससुर इसके, एक रूम होता है इसका साहिल का, और एक रूम में बहन रह रही होती है। पर इसकी सासू माँ इसके बाहर निकलते ही बोलती है, अरे बेटा आ गई, बेटा एक ना छोटी सी बात करनी थी, छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, वो ना असल में तीसरे रूम में ना एसी नहीं है, और ना उसको मुक्ति को ना पढ़ाई करनी होती है, तो उसको ना तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दे रही हूँ, कुछ दिन की बात है, फिर तो एसी वगैरह लग जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, तो माइंड मत करना प्लीज। हाँ। और ये सुनकर साक्षी को बहुत ऑकवर्ड होता है, बट फिर वो क्या कह सकती है, क्योंकि अगर वो अभी कुछ बोलेगी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नीडी टाइप का उसको फील होगा, और लोगों को भी कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, एडजस्ट नहीं कर रही है। तो फिर साक्षी के रूम में मुक्ति भी शिफ्ट हो जाती है। अब मुक्ति का उस रूम में शिफ्ट होने का मतलब ये था कि साक्षी और साहिल को जो भी प्रिवेसी मिलनी थी वो प्रिवेसी 0 हो जाती है। ये लोग नजदीकियां तो दूर की बात है, ये लोग हग भी नहीं कर सकते, एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि हर समय उनके रूम में एक इंसान अब रह रहा होता है। और मुक्ति का भी जो नेचर होता है ना, वो बिल्कुल चुपचाप रहती थी, ऐसे रहता था मान लो जैसे जैसे ज़ॉम्बी हो, वो इंसान की तरह नहीं बल्कि वो एक जिंदा लाश की तरह रहती थी। बस वो अपना काम से काम रखती, पढ़ती लिखती, पर वो कभी भी कुछ भी बोलती नहीं। अगर आप उससे कोई सवाल भी पूछ रहे हो, मुक्ति खाना खा लिया, हाँ, इसके ऊपर उसका कोई भी जवाब नहीं होता था, चाहे आप उससे कोई भी बात कर लो। तो कुल मिला के बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी। पर साक्षी को था कि चलो हफ्ता 10 दिन 15 दिन की बात है, फिर मैं ना अपने पैसों से जो मेरी सेविंग है उससे मैं एसी खरीद के लगवा लूंगी। तो अभी शादी को 3-4 दिन हुए होते हैं, और साक्षी धीरे धीरे ना इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो रही होती है कि एकदम से उसके सामने बम फूटता है। साहिल आता है दुकान से रोते रोते वो बताता है इनको कि उसको अपनी दुकान और एक घर बेचना पड़ गया है। पूछने पे बताया जाता है कि उसको बहुत ज्यादा बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे लगातार, और उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए जब उसके पास देने के लिए पैसे ही नहीं बचे लोगों को, तो उसने ये घर और ये दुकान बेच दिए, यानी कि ये इमीडिएट इफेक्ट से अब ये बेघर हो चुके हैं। साक्षी बोलती है कि ये चीज आपने मुझे पहले बताई क्यों नहीं, कब से हो रहा है ये? तो पता चलता है कि शादी से कई महीनों पहले से ये सब चल रहा था, पर उन्होंने साक्षी को ये सब बताना मुनासिब नहीं समझा। उसकी सास बोलती है, बेटा अगर मैं तेरे को पहले बता देती तो तुम घबरा जाती ना, अब क्या है ना, अब तो तुम आ गई हो, अब तो एक परिवार की तरह इन चीजों से लड़ेंगे बेटा, अब तो अपना देखो, अब सब तो अपना ही है ना, तो सुख भी अपने दुख भी अपने बेटा। साक्षी का सर घूमने लगता है, और इससे पहले वो कोई बात सोच पाती एक और नया बम उसके सामने फोड़ा जाता है। साहिल और उसके फादर कहते हैं कि हम अहमदाबाद छोड़ रहे हैं, और अहमदाबाद से करीबन 1-1.5 घंटे दूर एक छोटा सा शहर है बावला के नाम से, ये लोग वहां शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे। साक्षी बोलती है कि मेरी जॉब है यहाँ पे, मैं तो अभी लीव पे हूँ, मेरी जॉब है मम्मी, मेरी अच्छी खासी जॉब है, वो छूट जाएगी, मैं मैनेज करूंगी ना। पर बिल्कुल भी उसकी बात को कंसिडर नहीं करा जाता, उसकी जॉब को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता, और ये लोग अगले ही दिन सामान पैक करके बावला चले जाते हैं। बावला में जो सबसे शॉकिंग था वो ये था कि ऑलरेडी इन लोगों ने घर किराए पे लिया हुआ होता है। जब उस घर में साक्षी पहुंचती है तो उसको बहुत बिट्रेड फील हो रहा होता है कि यार इन लोगों ने मुझे सब बातें नहीं बताई, पर उसके समझ से सब कुछ पार होता है, वो उसको बिल्कुल अभी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता माइंड। अब वो देखती है जो घर है जिस घर में ये लोग
लोग अब किराए पे रह रहे हैं, वो घर एक बहुत छोटा सा घर है, वो एक 2 BHK है, जो 2 छोटे छोटे बेडरूम्स हैं, एक छोटा सा उसके साथ हॉल है। वो 2 छोटे बेडरूम्स हैं, उसमें ऑब्वियसली एक में सास ससुर रह रहे हैं और एक में अगेन सेम स्टोरी, साक्षी, उसका हस्बैंड और उसकी ननद यानी कि मुक्ति, ये 3 लोग रूम शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ आके साहिल कहीं पे नौकरी पे भी लग जाता है, ज्यादा तो नहीं, बस 17-18 हजार रुपए उसकी सैलरी होती है और धीरे धीरे लाइफ जो है नॉर्मल होने लगती है। साक्षी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ है ना, धीरे धीरे हम इस मुसीबत से भी निकल आएंगे। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी साक्षी की, कि वो अभी भी शादी होके वो आई थी, नई नई शादी में रोमांस होता है, प्यार होता है, इंटीमेसी होती है, पर यहाँ पे सब जीरो था। दिन भर वो अपनी सास ससुर के साथ रहती, उसका पति घर के बाहर होता, और जब वो घर आ भी जाता तो भी रूम में उसकी बहन भी साथ में सोती थी, तो इंटीमेसी के नाम की कोई चीज थी ही नहीं। इसके अलावा कभी वो लोग इधर उधर मूवी देखने चले गए, इधर उधर घूमने चले गए, तो वहां पे भी उसका पति जो है उसको टच भी नहीं करता था, जैसे मानो घबराता हो, जैसे मानो उसने किसी को जवाब देना हो। अब अपनी इंटीमेसी ना मिलने की वजह से साक्षी ना परेशान हो जाती है और एक दिन अपने हस्बैंड को बोलती है कि देखो हम कभी हनीमून पे भी नहीं गए, तो एक काम करते हैं ना, मेरे पास थोड़े पैसे सेव्ड हैं, कहीं हो आते हैं ना, घूम आते हैं, आपका मन नहीं करता क्या? तो साहिल बोलता है कि बात तो ठीक कह रही हो, मैं एक काम करता हूँ, मम्मी से एक बार पूछ लेता हूँ। उसका तो पूछ के आता है और साक्षी को ब्लंटली मुंह पे मना कर देता है, बोल के कि कहीं नहीं जाना, मम्मी ने मना करा है, और मम्मी ने बोला है कि ऐसे घूमने फिरने पैसे वेस्ट नहीं करने बिल्कुल। अब ये सुनकर साक्षी का दिल टूट जाता है, उसे गुस्सा भी बहुत आता है, पर वो फिर चुपचाप रह जाती है। इसके बाद वो सेम चीज 2-3 बार ट्राई करती है, साहिल को समझाने की कोशिश करती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर हर बार उसको उसकी सासू माँ मना कर देती है। तो इस बार वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी सासू माँ को कन्फ्रंट कर लेती है। वो सासू माँ से बोलती है कि यार आपको नहीं अजीब लगता कि हमारे पास बिल्कुल प्रिवेसी नहीं है, हमारे रूम में मुक्ति रहती है, आप हमें कहीं बाहर नहीं जाने देते हो, घर के बाहर भी जाओ तो 100 सवाल आप पूछती हो, तो ये क्या है, आपको अजीब नहीं लगता ये सब चीजें? उस समय तो उसकी सासू माँ कोई जवाब नहीं देती, पर जब साहिल घर में आता है, घर के अंदर आते ही साहिल सीधे साक्षी को खींच के थप्पड़ लगाता है और चिल्ला के उस पर बोलता है, खबरदार मेरी माँ से बदतमीजी करी तो, वो जो कहती है हमारे भले के लिए कहती है, और जो वो चाहती है वही होगा, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, निकल जाओ इस घर से। साक्षी ये वायलेंट रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर जितना उसे दुख था मार खाने का, उससे ज्यादा वो हैरान थी कि साहिल ने बिना कुछ सोचे समझे पूछे हुए उसे आके थप्पड़ मार दिया, वो भी उस बात के लिए जो कि इतनी बड़ी भी नहीं थी। जितना साक्षी को उस थप्पड़ का दर्द था ना, उससे ज्यादा वो हैरान थी कि इतनी सी बात पे उसके पति ने आके उसको पीट दिया, और वो अपनी माँ के बारे में एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं, जबकि साक्षी ने ऐसी कोई गलत बात कही नहीं थी। ये बात जब साक्षी ने थकार के अपने पापा को बताई तो उसके फादर भी बड़े परेशान हो जाते हैं, पर वो साक्षी को बस यही बात समझाते हैं कि देखो बेटा, अब आप वहाँ पे शादी करके गए हो, रिश्ता जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है, पर आप देखो अब आप बेटी बन के उस घर में गए हो, और अगर आप अब वहाँ पे रिश्ता तोड़ने की बात करोगे या छोड़ के आ जाओगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? तो आप जो है प्यार से सब कुछ मैनेज करो, धीरे धीरे अपने पति को समझाओ और वो हो जाएगा, तुम घबराओ मत। तो साक्षी यही करती है, वो धीरे धीरे अपने पति को ना कन्विंस करने की कोशिश करती है। उसका पति सुनता तो सब कुछ है, पर मानने को तैयार नहीं होता। मम्मी 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 ये मम्मी वो मम्मी ऐसी मम्मी वैसी, बस जो उसकी मम्मी कह देती वो वही मानता, चाहे वो उसके हित में हो या नहीं हो। ये सारी चीजें साक्षी को ना फिशी लग रही होती हैं, क्योंकि वो देखती है कि यार ये दोनों बच्चे, इनफैक्ट उसके ससुर, वो तीनों ना बस अपनी माँ के और अपनी पत्नी के इशारों पे नाचते हैं। साक्षी को ना ये सारी चीजें बहुत ही इरिटेट कर रही होती है, पर ये उसको बहुत फिशी भी लग रही होती है। फिशी क्यों? क्योंकि ये सारे लोग, चाहे वो साहिल हो, उसकी बहन हो, उसके फादर हो, ये सारे के सारे उसकी सास के इशारों पे नाच रहे होते हैं। वो जैसा बोलती वैसा करते, वो उठो बोलती तो उठ जाते, वो बैठ बोलती तो बैठ जाते, खा बोलती तो खाते। उनका अपना कोई से, अपनी कोई लाइफ, अपनी कोई इंडिविजुअलिटी थी ही नहीं। फिर इसी बीच जिस फ्लैट में लोग रह रहे होते हैं उसके बिल्कुल सामने वाला फ्लैट खाली हो जाता है, और जब वो खाली होता है तो साक्षी को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। साक्षी जैसे तैसे करके हाथ पैर जोड़ के साहिल और अपनी सासू माँ को कन्विंस कर लेती है कि सामने वाले फ्लैट में वो रह ले। साक्षी यहाँ तक भी कह देती है कि उस फ्लैट का 1 रुपए किराया भी आपको देने की जरूरत नहीं है, वो मैं मैनेज कर लूंगी, मेरे पास सेविंग्स हैं, मैं नहीं करूंगी तो मेरे फादर करेंगे, पर प्लीज हम उस घर में रह लेते हैं, बहुत छोटा घर है, इसमें दिक्कत होती है। और बड़ी मुश्किल से मशक्कतें करने के बाद उसकी सास मान जाती है, और फाइनली साक्षी और साहिल उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और फाइनली उनको वो प्रिवेसी मिल जाती है जो एक्चुअली वो लोग डिजर्व भी करते थे। अच्छा, यहाँ पे भी ना उसकी सासू माँ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। वो दिन भर तो उस घर में रहना अलाउड ही नहीं था, नए वाले में, पुराने वाले में ही रहना होता था, और रात को भी बस आप सिर्फ सोने जा सकते थे उस घर में, उसके अलावा 1 मिनट के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ती थी वो। अच्छा, इन सब चीजों के बीच में घर का सारा साफ सफाई, झाड़ू, कपड़े, ये सारी चीजें साक्षी को करना पड़ता था, पर खाना जो था घर का खाना सिर्फ उसकी सास बनाती थी। कोई भी उस खाने में टच नहीं कर सकता था, और
अगर किसी ने उस दिन खाना नहीं खाया तो घर में बवाल हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, वो इतना गुस्सा हो जाती थी कि कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब खाना, बाहर का खाना या कहीं और का खाना वॉज नेवर ऑप्शन। खाना घर का ही खाना है और खाना सिर्फ उसकी सास ही पकाएगी। खैर, ये जो कुछ भी था ये बहुत सैड था, पर एटलीस्ट साक्षी एंड साहिल वर गेटिंग क्लोजर एंड उनको प्रिवेसी मिलती है, उनके बीच में इंटीमेसी बढ़ती है फाइनली। एंड उसके 2 महीने बाद साक्षी गेट्स प्रेग्नेंट। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, न्यूज देती है, तो सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। साक्षी के फादर स्पेशली, वो अहमदाबाद से आते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ, तोहफे, गिफ्ट्स लेके आते हैं और बहुत ज्यादा इनको ब्लेसिंग देके जाते हैं। बहुत ही खुशी का माहौल होता है कि एक दिन साक्षी के पेट में बहुत तेज पेन होता है, वो बाथरूम जाती है तो उसे ब्लीडिंग होती है और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचती है डॉक्टर बताते हैं कि आपको मिसकैरेज हो चुका है। साक्षी टूट जाती है। उसके बाद धीरे धीरे किसी तरह से उस मिसकैरेज से वो रिकवर भी करती है, तो फिर दोबारा से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो दोबारा से प्रेग्नेंट होती है, इस बार फिर से उसकी लाइफ में मोटिव आ जाता है, खुशियां आ जाती हैं, पर फिर से सेम चीज होती है। एग्जैक्ट 3रे महीने में साक्षी के पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है एंड फिर से उसको मिसकैरेज हो जाता है। साक्षी बहुत टूट जाती है, पर एक चीज बहुत अच्छी हुई होती है इस प्रेगनेंसी में कि इस प्रेगनेंसी के दौरान उसकी सास साक्षी का बहुत ख्याल रखती है। लिटरली उसको अपने हाथ से गस्से बना बना के खाना खिलाती है, उसको उठना बैठना बिल्कुल बंद कर देती है। तो साक्षी सोचती है कि चलो ये सब चीजें गलत तो हो रही हैं, पर एटलीस्ट उसको अपनी सास का एक अच्छा रूप भी दिखता है। साक्षी इसके बाद बच्चे के लिए फिर से ट्राई करती है, वो बहुत ट्राई करती है, पर इस बार वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती। और इस चीज की वजह से ना उसको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होने लगता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। इन सारी घटनाओं ने साक्षी को काफी रिलीजियस भी बना दिया होता है, तो वो रेगुलरली मंदिर आना जाना, पूजा पाठ करना भी उसका चालू रहता है। ऐसे ही उसके घर के पास एक मंदिर होता है, ये उस मंदिर में जाती है और मंदिर में जब वो जाती है पता नहीं क्या होता है कि वो रो पड़ती है। जब वो रो पड़ती है तो पुजारी जी आते हैं, पुजारी जी उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो साक्षी अपनी पूरी कहानी बताती है कि मैं 2 बार प्रेग्नेंट हुई, फिर मेरा मिसकैरेज हो गया और उसके बाद से अब जो है वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही है। पुजारी जी सारी बातें सुनते हैं साक्षी की और फिर साक्षी को बताते हैं कि बेटा एक जगह है पुष्कर, वहां पे एक ब्रह्मा टेम्पल है, तुम वहां जाओ और वहां जाके ना मन्नत मांगो, और जब तुम वहां जाओगी ना मन्नत मांगोगी 100% देखना बेटा भगवान तुम्हारी कोख में बच्चा डालेगा ही डालेगा। अब पुजारी जी की बात सुनकर साक्षी बहुत खुश हो जाती है, वो खुशी से घर जाती है और अपनी सासू माँ को पूरी बात बताती है। और जैसे उसकी सासू माँ बात सुनती है सीधे उसको मना कर देती है। वो बोलती है बिल्कुल घर के बाहर नहीं जाना है, मंदिर वंदिर जाने के लिए बिल्कुल नहीं जाना है, वहां पे ढोंगी लोग होते हैं, तेरे को लूट लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देती है। पर साक्षी मन बना चुकी होती है कि उसको जाना है तो जाना है। पहले तो साक्षी अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर वो मानता नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने अगर नहीं बोला है तो वो कभी नहीं जाएगा। उसके बाद साक्षी सोचती है कि यार जाना तो मैंने है ही, क्योंकि पता नहीं क्यों साक्षी को ना एकदम से ऐसे रे ऑफ होप सी दिखने लगती है। साक्षी अपने ससुराल में बहाना बनाती है कि वो बहुत परेशान है, डिप्रेस्ड है, उसके फादर भी बीमार हैं और वो अपने फादर के पास उसके घर जाना चाहती है, मायके जाना चाहती है। तो उसको ऑब्वियसली परमिशन मिल जाती है, वो अपने घर जाती है और घर जाके अपने पापा को पूरी बात बताती है और फिर वहां से वो पुष्कर जाती है अपने फादर के साथ। अब जैसे ही साक्षी और उसके फादर पुष्कर पहुंचते हैं और ब्रह्मा टेम्पल जाते हैं तो वो प्रसाद की टोकरी खरीदते हैं और वो लाइन पे खड़े ही होते हैं एंट्री की कि वहां पे बाबा आते हैं। वह बाबा उनको बताते हैं कि ऊपर मंदिर में उत्तर की दिशा की तरफ तेरे को बैठा मिलूंगा, वहां तूने आना है। वो लोग वहां पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो बाबा उससे उसका हाथ मांगते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के आंखें बंद करते हैं और बस एक सुध में बोलना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं ये जो भी हुआ है तेरे साथ इत्तेफाक नहीं कराया गया है, तेरी घर की मालकिन ने कराया है। ये पूरे घर में निशान मिलेंगे, उसकी कुकर्म के निशान मिलेंगे तुझे। ले विभूति ले जा, उसे खिला दे, किसी तरह घर के चिराग को घर से बाहर ले जा, उसे खिला, तभी वो वापिस आएगा। बाबा की बात सुन के साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको कहीं ना कहीं अपनी सास पे कुछ ना कुछ शक तो था, पर अब वो शक यकीन पे बदल चुका था। उसको समझ में आ चुका था कि जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसकी सास के थ्रू ही हो रही है। बाबा ने ये भी कहा था कि घर के बाहर ले जाके उसके पति को उसने विभूति खिलानी है और तभी शायद वो उस चंगुल से, वो जो भी उस पर वशीकरण या काला जादू करा गया, उससे निकल पाएगा। इसी की प्लानिंग करते करते वो और उसके फादर वापस घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ये बनाते हैं कि किसी भी तरीके से उसके हस्बैंड को बहाना करके वो अपने घर बुलाएंगे और वहां पे कुछ दिन रोक के चुपके से खाने मिला के विभूति खिलाएंगे और बस फिर भगवान से दुआ करेंगे कि ये सब चीजें उनके लिए अब ठीक होनी शुरू हो जाए। वो लोग ऐसे ही करते हैं। उसके फादर उसके हस्बैंड को कॉल करते हैं और बोलते हैं बेटा उसकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है, उसको उल्टियां हो रही है, उल्टियों में खून निकल रहा है और बस वो तेरा नाम ले रही है, बेटा तू जल्दी से आ जा। साक्षी के फादर उसकी कंडीशन को इतना सीवियर बताते हैं कि साहिल मना ही नहीं कर पाता और साहिल को मजबूरन साक्षी के घर आना पड़ता है। जब वो घर आता है तो
साक्षी बीमार होने की एक्टिंग करती है, उसको फर्जी ड्रिप वगैरह लगाई होती है इन लोगों ने, और साथ में ही धीरे धीरे खाने में उसको विभूति मिला के खिला रहे होते हैं। 3 दिन विभूति खिलाने के बाद अब साक्षी के लिए ये लीप ऑफ फेथ था। वो अपने पति के साथ बैठती है और उसको पूरी बात बताती है जो बाबा ने वहां पे उसको बताई थी। और जैसे ही वो बातें बताती है उसका पति रोने लगता है, फूट फूट के रोने लगता है और सारी बातें मानने लगता है। वो बताता है कि 100% श्योर तो नहीं है कि ये सब चीजें कैसे हुई हैं, क्या हुई हैं, पर वो बताता है जब से उसकी शादी हुई है तो कैसे उसकी माँ कंटिन्यूसली कंघी से साक्षी के बाल लेके जाती थी, साक्षी के कपड़े लेके जाती थी, स्पेशली उसके अंडरवेयर, और उसके बाद धोने के बहाने कई दिनों तक वो लौटाती नहीं थी। जब इन लोगों ने अपना अलग घर ले लिया था तो कैसे जब ये इंटीमेट होते थे तो उसकी माँ सुबह आके साहिल से पूछा करती थी, और जब ये बताता था कि वो इंटीमेट हुए हैं तो जिस बेडशीट में ये लोग इंटीमेट हुए होते थे उस बेडशीट को भी लेके जाती थी, और उसके बाद कई हफ्तों तक वो बेडशीट इन्हें वापस नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि जिस साबुन से साक्षी नहाती थी वो साबुन को भी चुपके से वो अपनी माँ को लाके दे दिया करता था और बदले में एक साबुन वहां पे रख दिया करता था। वो ये भी बताता है कि उसने अपनी माँ को कई बार खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था, कोई राख सी थी, मिठाइयों में भी, जो इनके घर वो गिफ्ट लेके आती थी उसमें भी, और अक्सर वो पुड़िया वगैरह बनाया करती थी और उसको इनके घर के आजू बाजू फेंक दिया करती थी। और सबसे हैरानी वाली बात तो वो ये बताता है जिस दौरान साक्षी ने इनको मना कर दिया था उस दौरान ये चुपके चुपके जाया करता था वहां पे और अपनी माँ के कहने पे छोटी छोटी लाल रंग की पुड़ियाएं इसके घर के अराउंड डाला करता था। पता नहीं वो क्या थी, इसने कभी नहीं सोचा वो चीज क्या है। ये सब सुन के साक्षी अपना सर पकड़ लेती है, वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और उसका कॉलर पकड़ के पूछती है कि क्यों, क्या तूने ये सब मेरे साथ। तो वो बस पता है क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैंने तो वही किया जो माँ ने मुझसे करने के लिए बोला, पर मैंने कभी उनसे पूछा नहीं कि ये सब चीजें क्या हैं, सही है गलत है, मैं बस वो करता गया जो मुझसे बोलती रही, पता नहीं क्यों मैंने तो कभी पूछा ही नहीं उनसे। साक्षी कंफर्म थी कि इसके पति पे भी शायद वही जादू टोना किया गया था जो पूरे परिवार पे किया गया था, क्योंकि उसका पति, उसका ससुर, उसकी ननद कोई भी सास के अगेंस्ट बोलते ही नहीं थे। इनफैक्ट उसके खुद के फादर जब भी वो घर के अंदर ज्यादा आया करती थी तो पता नहीं कैसे उसके फादर उसकी सास को मना ही नहीं कर पाते थे। इसके बाद साक्षी अपने हस्बैंड को समझाती है, उसको बोलती है कि देखो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, और वो सब छोड़ो, तुम तो कभी बाप भी नहीं बन पाओगे। पता नहीं वो बात कैसे उसके पति को थोड़ी हिट करती है। ये लोग घर पहुंचते हैं और जो इनका वाला घर होता है उसकी पहले छानबीन शुरू करते हैं। इनको जगह जगह से निशान मिलते हैं। कहीं पे सफेद कागज में लाल रंग से कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, कहीं पे भूरे कागज में काले रंग से लिखे हुए हैं, कहीं पे कोई चित्र पड़े हुए हैं, कहीं पे पुड़िया पड़ी हुई हैं। जगह भी आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से मिले थे। तो इनका जो बेड है, बेड के नीचे जो साइड टेबल होती है, साइड टेबल के ड्रॉर में अखबार टाइप के रखे होते हैं, उसके नीचे बेड इन्होंने खोला, बेड के में भी अखबार वगैरह बिछाते हैं ना कपड़े रखने से पहले, उसके नीचे इनके बाथरूम में जो वैनिटी होती है, जो वॉश बेसिन के नीचे एरिया बनता है, जो अलमारी बनती है, उसके पीछे साइड से अंदर, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे निशान थे कि दे कुड नॉट बिलीव इट। और जितनी भी जगहें थी ना, जो अलमारियाँ होती हैं, अलमारियों के टॉप वाला हिस्सा होता दिखता नहीं है, उनके ऊपर पुड़ियाएँ थी, लाल रंग की काले रंग की पुड़ियाएँ। वो देख के दोनों के दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चला था कि कब ये चीज़ें उनके घर में प्लेस कर दी गई हैं। अनबिलीवेबल। इसके बाद ये लोग प्लान करते हैं, ये बोलते हैं कि देखो इससे पहले कि सासू माँ को सब कुछ पता चल जाए, फटाफट से जाते हैं और सामने वाले घर में जाके अलमारी की तलाशी लेते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है उस अलमारी में या उनके कमरे में ही मिलेगा। ये लोग फटाफट से जाते हैं, इनकी सास लिविंग रूम में बैठी होती है, जैसे ही एंटर करते हैं वो बस कह ही रही होती है आ गए तुम, और इतनी देर में ये लोग धावा बोल देते हैं उसके रूम में। रूम के अंदर जाते हैं, अलमारी खोलते हैं, अलमारी के सामने सामने तो इन्हें कुछ नहीं मिलता, पर सेम जगहों पे जहाँ पे इनको अपने घर में चीज़ें मिली होती हैं ये उस घर में भी देखती हैं, सेम जगहों पे सेम तरह के निशान इनको मिलते हैं। उसके बाद स्टूल लगाते हैं, अलमारी के ऊपर चढ़ते हैं, अलमारी के टॉप में देखते हैं कि वहाँ पे कई सारी अलग अलग तरह की गुड़ियाएँ रखी हुई थी। उन गुड़ियाओं को देख के पता चल रहा था कि वो इनकी फैमिली मेंबर्स की है। एक गुड़िया को देख के साफ पता चल रहा था कि वो साहिल के फादर की है, दूसरी गुड़िया साहिल था, और तीसरी गुड़िया और कोई नहीं, साक्षी थी। और साक्षी ध्यान से देखती है कि उस गुड़िया पे कुछ बाल लपेटे गए थे, और उस गुड़िया ने जो कपड़े पहने हुए थे वो साक्षी के ही कपड़ों से काट के बनाए गए थे। जब ये लोग तलाशी कर रहे होते हैं उस बीच उसकी सास पागल हो जाती है, वो चिल्ला रही होती है, साहिल साहिल बेटा बेटा तू मेरी बात सुन, साहिल तू क्या कर रहा है, साहिल तू क्या कर रहा है। जब सारी चीजें निकल आती हैं, हर चीज का पर्दा फाश हो जाता है, तो इसकी माँ हर चीज को मानने से बिल्कुल मना कर देती है। वो बोलती है ना मुझे निशानों का पता है, ना मुझे इन चिन्हों का पता है, ना इन गुड़ियाओं से मेरा को लेने देना है, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे से मत बोलो।
ये सारी चीज़ें होने के बाद साक्षी काफ़ी रिलीव्ड होती है, क्योंकि उसे फाइनली पता चल गया होता है कि उसकी ज़िंदगी को तबाह करने वाला इंसान अब कौन था। और इसके बाद उसके फादर आते हैं, उसके फादर साक्षी को लेके घर आ जाते हैं, और जब वो साक्षी को लेके आ जाते हैं उसके अगले ही दिन साहिल भी अपना घर छोड़ के उनके पास आ जाता है। एंड वो दिन है और आज तक का दिन है। ये लोग कभी भी अपने माँ बाप के पास नहीं गए, उनको कुछ अता पता नहीं है वो लोग कहाँ हैं क्या हैं, क्योंकि वो जो घर था जिसमें लोग रह रहे थे उन लोगों ने ये घर भी छोड़ दिया था। और उसके बाद से ना इन लोगों ने इंक्वायर करने की कोशिश करी, ना ही इन लोगों ने उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी। साक्षी बताती है कि जो ब्लैक मैजिक था ये इतना खतरनाक था कि कई बार जब वो अपने पति से प्यार करने की कोशिश करती थी, इंटीमेट होने की कोशिश करती थी, आप सोचो एक आदमी, एक औरत उसको ल्योर कर रही है, तो जब साक्षी उसे टच करती थी तो वो उसका हाथ रोक के ये बोल देता था कि नहीं नहीं मम्मी ने मना करा है। तो इस हद तक उसको वशीकरण हो चुका था, इस हद तक उसे पागल कर दिया गया था कि वो उसके आगे कुछ नहीं सुनता था। इसका रीजन क्या होगा पता नहीं, पर साक्षी कहती है कि शायद उनको पावर में रहना, सबको कंट्रोल करने की इतनी बुरी आदत लग चुकी थी, शायद वो जिद थी उनके अंदर कि जो सोच लिया वो पा लिया, और वो हर किसी पे ना जादू टोना करके उनके दिल में अपने लिए जगह बनाती थी और उसके बाद उन लोगों का फायदा उठाती थी। ये सब चीजें करके ऐसे नहीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी बना ली थी, कुछ भी नहीं था उनके पास, ना खुद का घर था ना पैसे थे। एक बहू आई थी ठीक ठाक, उसके भी बच्चे इन्होंने मार दिए। बट देन उसके बाद साक्षी बोलती है कि वो अब इस चीज को जस्ट एज अ बैड ड्रीम लेती है। ये कहानी ना वो किसी से शेयर करना चाहती थी आज तक, ना कभी उसने ये कहानी किसी को बताई थी, पर उसने फिर हमारे एक वीडियो देखा, एंड वीडियो देख के उसको लगा कि उसको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने नाम बदल दिया, जगह वगैरह सब सेम है, बट मैंने नाम ऑब्वियसली उनका बदल दिया है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी मुझे जरूर बताना। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आप जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में कि अगला वीडियो आपको किस तरह का चाहिए, क्या इसी तरह का चाहिए। देखो जो ओरिजिनल वीडियोस होते हैं ना, जो असली कहानियां होती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग कंप्लेन करते हो, उसमें ना बहुत ज्यादा हॉरर नहीं होता, बट एक अलग तरह का डर होता है, एक अलग तरह की सस्पेंस होता है, एक अलग तरह का उसके अंदर हॉरर होता है। ये जो रियल स्टोरीज होती हैं इसमें ना वैसा हॉरर नहीं होता जो आप सीरियल वगैरह में, मूवी में देखते हो, पर इसमें एक अलग तरह की दहशत होती है, अलग तरह का सस्पेंस होता है, क्योंकि असली कहानियां होती हैं, असली लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये कहानियां किसी के भी साथ हो सकती हैं, करी जा सकती हैं। मैं तो चाहता था कि साक्षी मुझे बताती अगर कि मैं और तह तक गई, मुझे पता लगा किसने करा था, कौन सा तांत्रिक था, कहाँ से गया था, तो मेरे को ज्यादा मतलब सुनने में मजा आता। बट आई एम जस्ट हैप्पी फॉर हर कि उसने अपना पीस फाइंड कर लिया, छोड़ दिया उसे सब कुछ, उसका पति उसके साथ आ चुका है, उसके भी 2 बच्चे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी दे आर डूइंग नाइस, एंड उसके फादर की तबीयत भी अब ओके है, सब कुछ बढ़िया है, लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। बस उसकी सासू माँ के हटते ही सब बढ़िया हो गया, एंड क्या पता अगर ये लोग इसके कांटेक्ट में नहीं आए होते, उसकी सास ने काला जादू वगैरह नहीं किया होता, तो क्या पता उसकी खुद की मॉम भी क्या पता बची होती है अभी तक। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड अलर्ट रहिएगा। ओके बाय।